हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। हिस्ट्री के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रांसीसी कंपनियों का भारत आगमन। इसके पहली क्लासों में हम बात कर चुके हैं पुर्तगाली कंपनी के बारे में। पुर्तगाली कंपनी के बाद हमने डिस्कस किया डचों के बारे में, और डचों के बाद जो अंग्रेज आए थे उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पुर्तगाली भारत में है, डच हैं और अंग्रेज हैं, ये भारत में स्थापित हो चुके हैं। अब हमें आज से एक नई कंपनी के बारे में पढ़ना है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जो फ्रांसीसी कंपनी है, यदि हम यूरोपियंस कंपनियों में देखें तो सबसे देर से आते हैं और सबसे बाद में आने वाली कंपनी है फ्रांसीसी कंपनी। सबसे देर में आने के बाद भी ये अंग्रेजों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से देखें तो सबसे ज्यादा टक्कर देने का या प्रतिस्पर्धा देने का एक कंपनी काम करती है। क्योंकि अब इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो जो फ्रांसीसी कंपनी है, एक फ्रांसीसी जो कंपनी है, इसके नाम से ही आप पता चल पा रहा होगा कि ये कहाँ की कंपनी है, फ्रेंच की कंपनी है या फ्रांस की कंपनी है। जो फ्रांस के उस समय राजा होते हैं, फ्रांस के राजा का नाम होता है लुईस 14वें। लुईस 14वें राजा का नाम होता है, और राजा के एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है कोलबर्ट। कोलबर्ट कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच कंपनी की स्थापना करी थी, और जो फ्रेंच कंपनी थी यह एक सरकारी कंपनी थी। कंपनी का जो नाम रखा गया था, कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलेस। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलेस कंपनी का नाम था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, भारत में व्यापार करना। तो आज की क्लास में हम इसी कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई, किस प्रकार से भारत में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की, फिर जाके उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जो युद्ध भी लड़े हैं, जिनको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, ये उन बारों के बारे में, या उन जो बार या जो जो युद्ध लड़े गए हैं उनके बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे भारत में जो कंपनियां आती हैं, सबसे पहले आती थी पुर्तगाली कंपनी, फिर डच भारत आए, फिर अंग्रेज आए, और फिर फ्रांसीसी। आज की क्लास में हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासों में कि भारत में आने वाली जो यूरोपियंस कंपनियां हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ये अंग्रेजों के बारे में। कुछ पॉइंट हमारे पिछली क्लास में रह गए थे, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अंग्रेजों के आगमन के विषय में यहाँ पर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो अंग्रेज हैं ये भारत में, इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के जो व्यापारी होते हैं उनके द्वारा एक कंपनी की स्थापना करती है, जिसको इतिहास में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 1599 में इन्हीं मर्चेंट जो एडवेंचर्स थे, जो व्यापारियों का समूह था, इन्हीं के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की जाती है। जब कंपनी की स्थापना हो जाती है तो इसी क्रम में तत्कालीन जो महारानी होती हैं, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी का नाम क्या है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार या चार्टर प्रदान किया था। और जो चार्टर प्रदान किया गया था, ये 15 वर्षों के लिए कंपनी के लिए एकाधिकार प्रदान किया जाता है। इस कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापारिक विस्तार के लिए समय समय पर अपने दूत भेजे थे। दूत यानी कि दूत इनके वहाँ की जो राजा थे या जो रानी थी उनके द्वारा दूत भेजे गए थे। तो इसी क्रम में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो कैप्टन हॉकिंस हैं, जो महारानी थे उनके पति थे जेम्स जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के दूत को भारत में भेजा जाता है व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए। तो कैप्टन हॉकिंस जो था इस 1608 में भारत आता है। यहाँ पर इसको कैप्टन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कैप हेक्टर नामक जहाज था उसका कैप्टन था। और ये भारत जब आता है तो इस समय भारत में जो मुगल एम्पायर होता है, मुगल एम्पायर का जो शासक होता है वो होता है जहांगीर। जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है। जो कैप्टन हॉकिंस था ये फारसी भाषा का विशेषज्ञ था, फारसी भाषा का विशेषज्ञ था, क्योंकि जो मुगल एम्पायर था या जो मुगल साम्राज्य था, इसका जो ऑफिशियल जो भाषा थी वो थी फारसी।
यही यही कारण था कि कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा जाता है। फैक्ट्री खोलने के लिए ये कुछ मात्रा में अनुमति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसी मुलाकात के दौरान कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से भारत के पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर लेता है और यहाँ पर 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने का प्रयास करता है, लेकिन वो फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाती है। पहली फैक्ट्री जो अंग्रेजों के द्वारा स्टेब्लिश की जाती है या स्थापित की जाती है, एक की जाती है 1611 में मसूलीपट्टनम में। इसके विषय में हमने लास्ट क्लास के बारे में पढ़ा था। अगला जो यहाँ पर दूत भेजा जाता है, इसका नाम है 1611 में जो भेजा जाता है मिडल्टन को भेजा जाता है। मिडल्टन के बाद अगला जो होता है सर थॉमस रो 1615 में भेजा जाता है और ये भी जेम्स प्रथम जो राजा थे उनका दूत होता है और फारसी भाषा का विशेषज्ञ होता है। मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो सर जो थॉमस रो है, ये जो मुगल साम्राज्य था उसके विभिन्न क्षेत्रों में फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसी के साथ में भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है, ये 1611 में स्थापित की जाती है मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है। गोलकुंडा के सुल्तान जो होते हैं 1632 में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी कर देते हैं। एक होता है शाही फरमान और एक होता है सुनहरा फरमान। तो सुनहरा फरमान जो जारी किया था, ये गोलकुंडा के सुल्तान ने इसको कंपनी के लिए जारी किया था। 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद देखें 1661 में यहाँ पर हमने बात की थी कि पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रगेंजा का विवाह ब्रिटेन के शासक जो थे चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया था। इस प्रकार अंग्रेजों का धीरे धीरे भारत में साम्राज्य या क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। इसी के बाद में बंगाल के जो एक सूबेदार थे, सूबेदार का मतलब है वहाँ के जो रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला होता है उसको सूबेदार बोला जाता है। तो बंगाल में सूबेदार जो शाह शुजा ने 1651 में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान कर दिया था। तो बंगाल में किसने उनको विशेषाधिकार प्रदान कर दिया है? शाह शुजा ने 1651 में। विलियम हेजेज थे, ये बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर बना था। कौन बना था? विलियम हेजेज। एक क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। कहाँ का? बंगाल का। इसी के बाद में प्लासी का युद्ध होता है। जब कंपनी की स्थापना हो जाती है तो कंपनी 1600 में आती है और उसके 157 साल बाद या लगभग 157 साल के बाद में ये युद्ध होता है 1757 में। इसी युद्ध में प्लासी के युद्ध में जो होता है, इस युद्ध में बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी जाती है। तो ये युद्ध हमें ध्यान रखना है, प्लासी के मैदान पर होता है बंगाल में। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव, जबकि नवाब सिराजुद्दौला यहाँ पर हार जाते हैं और यहाँ पर नींव रखी जाती है अंग्रेजी राज्य की यहाँ पर शुरुआत होती है। तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बाद अगला युद्ध होता है 1764 का, जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर के युद्ध में देखिए तीन राज्यों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से मुकाबला करती है। जैसे शाह आलम जी होते हैं, जो होते हैं, बंगाल का नवाब होता है मीर कासिम, जो कि बंगाल का पदच्युत नवाब होता था, यानी इसको पद से हटा दिया गया था। इसी कारण इसने सेनाओं को एकत्रित किया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को साथ में लाया और जो मुगल साम्राज्य के जो मुगल सम्राट थे शाह आलम, इन तीनों की जो संयुक्त सेना है
ये अंग्रेजों से मुकाबला करती है और इन तीनों की जो संयुक्त सेना है इस युद्ध में हार जाती है। तो संयुक्त सेनाओं को हराकर अंग्रेजी राज दिल्ली तक फैल जाता है। तो दिल्ली तक फैल जाता है, यानी यहाँ पर 1764 के युद्ध के बाद वास्तविक रूप से जो अंग्रेज होते हैं वो भारत में राजनीतिक जो सत्ता थी वो हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1764 के युद्ध में 3 जो राज्य थे उनकी संयुक्त सेना यहाँ पर अंग्रेजों का मुकाबला करती है और अंग्रेज यहाँ पर अपनी काबिलियत का दिखाते हुए इन सेनाओं को हरा देते हैं। जिस इसी के बाद में अंग्रेजों की जो सत्ता होती है वो भारत में स्थापित होने लग जाती है। अंग्रेजों के बाद में जो कंपनी आती है डेनिस या डैन, जो डेनमार्क के लोग होते हैं इनको डेनिस या डैन के नाम से जाना जाता है। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। सैरामपुर हुगली डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1845 में डेनों ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था। इस प्रकार से 1845 में डेन जो थे वो अपनी व्यापारिक कंपनी को बेचकर अंग्रेजों को बेच देते हैं और यहाँ से भारत से वो वापस चले जाते हैं। अब हम आज की इस क्लास में देखने वाले थे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। जो फ्रांसीसी कंपनी थी इसके बारे में हमें आज अब पढ़ना है। तो फ्रांसीसी कंपनी की यदि हम बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो वहाँ के सम्राट होते हैं लुईस 14वें के मंत्री कोलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फ्रांसीसी राजा लुईस 14वें के मंत्री कोलवर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। इसी के साथ में इन्होंने 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। यह पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत क्षेत्र में स्थापित की थी 1664 में। इसके बाद में 1673 में फ्रांसिस जो मार्टिन थे इन्होंने पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया था या पुदुचेरी नामक गांव को इन्होंने जीत लिया था, जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। तो इनने कब प्राप्त कर लिया था पुदुचेरी को? 1673 में। इसी के डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पांडिचेरी को छीन लिया था। किनसे छीन लिया था? फ्रांसीसियों से छीन लिया था। लेकिन आगे चल के फिर दोबारा से फ्रांसीसी इस पुदुचेरी को छीन लेते हैं। अब हम बात करें अगली तो 1742 ईस्वी में डुप्ले नामक फ्रेंच गवर्नर बनकर भारत आता है। तो 1742 में डुप्ले फ्रेंच गवर्नर बनकर भारत आता है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इसे फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भारत में डुप्ले को फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए हैं, जिन्हें हम आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी जो फ्रांस के लोग थे, तो युद्ध हुए हैं जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इनका यदि हम देखें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक वाले क्षेत्र में 3 युद्ध हुए हैं, जिन्हें हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो जो अंग्रेजों के द्वारा ये 3 युद्ध लड़े गए इनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो 22 जनवरी 1760 को बांडीवास जो लास्ट में युद्ध लड़ा गया है, बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पूरी तरह से भारत से समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो बांडीवास का युद्ध है ये लास्ट में सबसे लड़ा जाता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। 22 जनवरी 1760 को लड़ा जाता है और फ्रांसीसी सेना भारत में पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम बात करें
कि अंततः 1956 ईस्वी में फ्रांस को भारत की बस्तियां पांडिचेरी, नागर हवेली, माहे आदि से अपना अधिकार छोड़ना पड़ता है। सॉरी, ये 1956 नहीं है, 1756 है। ये क्या है? 1756। 1756 में इनको अपना वस्तुएं छोड़नी पड़ती हैं और यहाँ पर पांडिचेरी, नागर हवेली, माहे आदि किसका अधिकार इन पर छोड़ना पड़ता है। अब इसी क्रम में जो हम यहाँ पर युद्ध के बारे में डिस्कस किया था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 3 युद्ध हुए हैं, जिनको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है इस 1746 से 1748 तक हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है 1749 से लेके 1754 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ है 1757 से 1763 तक। तो इस प्रकार से युद्ध होते हैं। अब इसके बारे में, युद्ध के बारे में ध्यान रखना है कि युद्ध का क्या परिणाम रहा। तो युद्ध के यदि हम बात करें, पहला प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है ये लड़ा गया कब से कब तक? 1746 से 1748 में। और इस युद्ध के बाद एक्सला सापेल की संधि होती है 1748 में। किसकी संधि होती है? एक्सला सापेल की संधि होती है और इसमें फ्रांसीसी विजयी हो जाते हैं। तो पहला जो युद्ध लड़ा गया है कर्नाटक का, इसमें फ्रांसीसी विजय हो जाते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1749 से लेके 1754 में लड़ा गया। इसमें इसी के बाद में जो संधि होती है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की जो संधि होती है 1754 में, और अंग्रेजों का यहाँ पर प्रभाव बढ़ जाता है इस युद्ध में। इस युद्ध में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी के बाद में अगला जो युद्ध हुआ 1757 से 1763 में, इसमें पेरिस की संधि होती 1763 में। और बांडीबास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित भारत में हो जाते हैं। तो बांडीबास का जो अंतिम युद्ध होता है, जिसको हम कर्नाटक का तृतीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसके बाद में पेरिस की संधि होती है और बांडीबास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो जाते हैं। और इसके साथ में भारत में फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर पराजित हो जाती है। तो आज की इस क्लास में हमने बात की है कि भारत में जो फ्रांसीसी है वो किस प्रकार से आते हैं और सबसे बाद में फ्रांसीसी आते हैं और अंग्रेजों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कड़ी टक्कर देने का काम यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी जो यूरोपियंस कंपनियां थी उनको हमने आज यहाँ इस क्लास में समझने का या पढ़ने का प्रयास किया है। अगली क्लास से हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। थैंक यू एवरीवन। तो आज की इस वीडियोज़ में इतना ही।